आज मैं पूछने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है थ्योरीज में, फिर उसका पहले का भी मैं पूछ सकती हूँ, दैट डिपेंड्स। ओके ओके, मैं रैंडमली किसी से भी कुछ भी पूछूंगी, फाइन। हाँ जी, अच्छा, वापस से, ठीक है। लेकिन अब पहले मैं पूछ लूँ, फिर क्या पता आपको इनके जवाबों से ही समझ में आ जाए, है ना। ओके, मैस्लोस थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये पढ़ी थी आप दोनों क्लासेस में, नहीं थे आई गेस, है ना। ठीक है, मैस्लोस थ्योरी। मैस्लोस थ्योरी क्या है बताइए। कल तो रिवाइज करा था हमने, कल ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछे थे तो सबसे आंसर मिला था। ठीक है, आप कल मतलब पहली वाली क्लास में नहीं थे, थ्योरीज वाले में, ठीक है, कल वाले में तो थे, है ना। कल हमने ईआरजी थ्योरी पढ़ी थी एक, है ना। क्या पढ़ा था उसमें हमने, मैग बोलिए। तो इसमें ऐसा था कि मतलब ये बोलो, मतलब किसी इंसान को ग्रोथ करने सबसे पहले ये उसकी बेसिक नीड्स होती है। अगर उसको अगर समान मतलब पहले तो उसके लिए ई का फुल फॉर्म क्या है, ई आर जी हमने लिखा था, है ना, कुछ ई आर और जी। ई का बताइए, आर का बताइए और जी का एग्जिस्टेंस, यही था क्या, सब लोग बता दीजिए भाई। ठीक है, आर का और जी का ग्रोथ। अब एग्जिस्टेंस में जो हमने एक ग्रुप बनाया था मैस्लो की थ्योरी से करके, क्या था वो बताइए। ये किस में आ रहा था, एग्जिस्टेंस में, ओके वेरी गुड। फिर रिलेटेडनेस में, वाह। और ग्रोथ में, अब उन्होंने जो मैस्लो ने बोला था और जो इन्होंने बोला, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा। किन्ने, मैस्लो ने, ठीक, जो नीड्स होगी हाँ वो बेसिक से चलेगी, ओके। ये मैस्लो ने बोला था, ऑल्डरफर ने बोला था, वेरी गुड। ऑल्डरफर सुन लीजिए आपके लिए, है ना। मैस्लो ने एक हमें पिरामिड बना के दिया था, उन्होंने ऐसे 5 उन्होंने दे दिए थे, पैरामीटर्स कह सकते हैं आप। एक फिजियोलॉजिकल नीड्स था, फिर उसके बाद क्या थे हमारी सेफ्टी नीड्स, फिर हमारी थी सोशल, देन सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उन्होंने बोला, मैस्लो ने ऐसा बोला था कि जब ये पहली वाली नीड, ये वाली जो पी वाली नीड है, ये फुलफिल होगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना एम्प्लॉय आगे इंडिविजुअल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये मैस्लो का कहना था कि एक के बाद एक ऑर्डर में जब तक हमारी नीड्स पूरी होती जाएंगी तब तक एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा। बट अब जब ऑल्डरफर आए, उन्होंने बोला कि हाँ, ये जो उन्होंने पिरामिड बनाया है, उन्होंने 3 ग्रुप में उन्होंने बांट दिया, ठीक है। ये वाला जो था एग्जिस्टेंस ग्रुप था, ये वाला जो था वो रिलेटेडनेस ग्रुप था, और ये पहला आखिरी वाला जो था वो ग्रोथ ग्रुप था। ऑल्डरफर ने बोला कि जरूरी नहीं कि आपकी पहली नीड पूरी हो तो ही आप आगे बढ़ो। उनका ये कहना था कि इंडिविजुअल की अगर रिलेटेडनेस वाली नीड जो है वो फुलफिल हो रही है, मतलब यहाँ पर कौन सी नीड्स आ रही थी, सेल्फ एस्टीम, और कौन सी नीड्स आ रही थी, सोशल नीड्स। तो अगर ये दोनों नीड्स पहले पूरी हो रही है तो इंडिविजुअल तो भी मोटिवेटेड फील करेगा और आगे बढ़ेगा। मतलब ऑर्डर यहाँ पर मैंडेटरी नहीं बोला उन्होंने कि एक क्रोनोलॉजी फॉलो करना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये बोला कि कोई सी भी नीड किसी भी समय पूरी हो रही है तो भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील होता है और वो काम करता है आगे। बट मैस्लो का कहना था कि जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी, शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक वो आगे जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उन पे नहीं बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना था। तो ये अपनी अपनी थ्योरी लेकर दोनों आए, मैस्लो अलग लेकर आए थ्योरी, मैस्लो के ही थ्योरी से रिलेट करके ईआरजी थ्योरी आई हमारी, जो कि कौन लेकर आए थे, ऑल्डरफर।
ओके, क्लियर है? अब कौन आया था पहली क्लास में जब थ्योरीज पढ़ाई थी हमने? आए थे और नहीं आए थे, लेकिन हमने डिस्कस तो कर लिया था। कल तो डिस्कस करा था यार, ब्रीफ में डिस्कस हुआ था। प्लीज डोंट लाई गाइस। ओके, हमने एक और थ्योरी पढ़ी, व्रूम्स थ्योरी। क्या था वो व्रूम्स थ्योरी में? कल जो प्रेजेंट थे रेज योर हैंड। ओके, अपार्ट फ्रॉम हिम एवरीवन वाज प्रेजेंट, ठीक। व्रूम्स थ्योरी, विकास। पक्का? एवरीवन एग्री कर रहे हैं आप विकास से? ठीक है। अब जो अपेक्षाएं थी उसका क्या मतलब था? तीन रिलेशनशिप्स पढ़ी थी हमने यहाँ पर, है ना, ब्रूम की थ्योरी में। कौन कौन सी रिलेशनशिप पढ़ी थी? कौन बताएगा मुझे? पहले क्या आएगा? एफर्ट्स which will lead to performance. Performance will lead to rewards. And then? Yes, very good. अब क्या वैल्यू जो है वो डिफर करती है सबके लिए? कि नहीं करेगी? करेगी, बिल्कुल सही। ठीक है, पहली रिलेशनशिप जो शो करी वो किस नाम से जानी गई थी? हमने क्या बोला था इसको? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड वाली क्या बोली गई थी? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये लास्ट वाली? सॉरी, वैलेंस। मैंने इसकी एक इक्वेशन बताई थी आप लोगों को। सॉरी, m इज इक्वल्स टू, चलो याद है, मतलब ये इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमने एक और थ्योरी पढ़ी थी, मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। क्या था थ्योरी एक्स में और क्या था थ्योरी वाई में? थ्योरी अरे यार, मैं सर जीती जागती एक महिला दिख रही हूं मैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, बोलिए। थ्योरी एक्स में क्या था? थ्योरी एक्स में वो लोग थे जो एक काम को एज ए बर्डन लेके चल रहे हैं और जिनका काम में मन नहीं लगता। और थ्योरी वाई होने में जो तमन्ना से काम करने में, इच्छा शक्ति से, तमन्ना अलग हो जाएगा, इच्छा शक्ति है ना, डिजायर। ठीक है, अब मैंने एक और चीज बताई थी आप लोगों को, एक्स में ना ऑटोक्रेटिक टाइप से जो है वो नियंत्रण रखना पड़ता है। इधर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो होगी और यहाँ पर लेजिस्फेयर और डेमोक्रेटिक, है ना। और मैंने ये भी बोला था कि इनको क्या करना पड़ता है बार बार, और इनको, वेरी गुड, इनको सुपरवाइज करना पड़ता है कि नहीं, और इनको नहीं करना पड़ता है। वेरी गुड, चलो याद है, अच्छी बात है, पढ़ के आए हो मतलब। चलो, अब हमने स्टार्ट करा था लीडरशिप के स्टाइल्स। पहली लीडरशिप हमने कौन सी पढ़ी थी कल? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या है? तानाशाही वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पावर रहती है वो एक ही हैंड में रहती है और वो ही इंसान सब चीजों पे सुपरवाइज करता है, वही कंट्रोल करता है, वही सारी चीजों को डायरेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मतलब सब कुछ उसी के पास है। ही इज नॉट लेटिंग एनी अदर पर्सन टू कमांड अदर्स, टू हैव कंट्रोल ऑन अदर्स और टू हैव अ पावर। ठीक है, वो किसी को अलाउ नहीं करता है, इस तरीके का लीडर। अब ऑटोक्रेटिक में हमने उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स 3 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे हमने? एक डिसीजन मेकिंग का हमने पढ़ा था, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जिसका मतलब होता है केंद्रीकृत निर्णय निर्माण। वही बात जो मैंने अभी बोली कि एक ही आदमी वही है करता धरता, वही सब लेगा डिसीजन, वही सब कंट्रोलिंग करेगा। ओके, फिर क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ डायरेक्टिव्स, ये भी पढ़ा था हमने। इसका मतलब निर्देशों का स्पष्ट संचार,
ये क्या होता है कि हम कैसे हमारे आइडियाज उनको हमें बताना है, कैसे क्लियरली क्लैरिफाई करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली बताएंगे तो ही वो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी होगी, कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे सबके बीच में कि किसको क्या काम करना है पता ही नहीं चलेगा। फाइन। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एक और, हाई कंट्रोल ओवर टीम एक्टिविटीज। टीम एक्टिविटीज के ऊपर उसी का कंट्रोल होगा जब वही सारी चीजें गाइडलाइंस डिसाइड कर रहा है, पॉलिसीज डिसाइड कर रहा है, पावर डिसाइड कर रहा है। मैंने इसका आपको एक एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? ऑटोक्रेटिक का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक मूवी भी बता दी थी मैंने साथ साथ में तुम लोगों को। राम एंटरप्राइज का आप कुछ बता रहे थे। नो, नायक मूवी का मैंने कुछ बताया था यार, मूवी से रिलेट करके बताती हूँ तब भी याद नहीं रख रहे हो। अच्छा, नायक सबने देखी और जितनी बार स्टार गोल्ड पे आती है सब देखते हैं। भूल भुलैया, नायक, हेरा फेरी, हलचल, ये सारी मूवीज आर ऑल टाइम फेवरेट। अरे बाप रे, वेरी गुड वेरी गुड, ये अच्छी बात है भाई, टीवी नहीं है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कि कभी कोई इमरजेंसी होती है, दंगे का एग्जांपल दिया था मैंने कि कभी कोई इमरजेंसी होती है और इंसान को क्या लेना है, डिसीजन लेना है, तो वो तुरंत डिसीजन लेगा, वो किसी से पूछेगा नहीं। अगर वो हर किसी से पूछने गया तो वो जो टाइम पीरियड है, वो सिचुएशन है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, या फिर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें बिजनेस के टर्म्स में तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी बताया था ये भी मैंने कि अगर हमारे पास आया है कोई सा कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में, है ना, और मैं टॉप मैनेजमेंट में हूं, मुझे कुछ उसके प्रति एक निर्णय लेना है, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर एक इंसान से पूछ रही हूँ कि वेदर शुड आई ऑप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए कि नहीं। तब क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट भी होगा, और जो मुझे समय सीमा सामने वाले ने दी थी कि आपको अपना निर्णय मुझे बताना है, वो भी पास आउट हो जाएगी। तो क्या मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई इस एक चीज के कारण। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पूछना ज्यादा प्रिफर करा इसमें। ठीक है, तो अगर मैं वही अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहती तो मैं सारा का सारा डिसीजन खुद ले लेती और अपने काम को आगे बढ़ाती, है ना। ये हमने पढ़ा था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाली लीडरशिप स्टाइल में, दैट इज डेमोक्रेटिक। हम डेमोक्रेटिक को एक हिंदी या फिर सिंपल भाषा में समझे, जैसे हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, है ना, यहाँ पर सबको हर एक चीज का अधिकार है, बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का, कुछ भी पहनने का, कुछ भी करने का, कहीं भी जाने का, सब कुछ, है ना। वैसे ही डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जो रहते हैं इसको हम लोकतंत्र या फिर तांत्रिक जो क्रियाएं होती है वो वाली बातें नहीं है, नेतृत्व, है ना, लोकतांत्रिक नेतृत्व इसे कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिव। ठीक है, अगर ये पार्टिसिपेटिव नाम से आएगा सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये इसी की ही बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक की ही बात कर रहे हैं। अब नाम को समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। पार्टिसिपेटिव को हम और भी क्या बोल सकते हैं? सहभागी नेतृत्व। ठीक है, इसको सहभागी नेतृत्व। ठीक, अंडरस्टूड। अब इसका नाम से थोड़ा समझ लेते क्या है इसका मतलब। पार्टिसिपेट करते हैं हम किसी भी कॉम्पिटिशन में, है ना, क्या सहभागिता करते हैं, है ना। तो वैसे ही इस तरीके की लीडरशिप में जो एम्प्लॉइज होते हैं या जो इंडिविजुअल्स या वर्कर्स ले लीजिए, वो अपने मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं उसमें। उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपने विचार ओपनली व्यक्त कर सके, ओपनली बता सके कि उनके क्या क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, उनका क्या मानना है। अब ऐसे है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो रहते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, ऐसी मीटिंग अरेंज करते हैं या एक हफ्ते में दिन डिसाइड कर लेते हैं कि हम फ्राइडे को ही करेंगे यानी एक मीटिंग जिसमें सारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के इकट्ठा होंगे और अपने अपने विचार मुझे बताएंगे।
जिनका क्रिएटिव होगा, जो यूजफुल होगा, वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या डेमोक्रेसी आई, सबने अपने अपने विचार खुल के व्यक्त किए, और अगर मैनेजमेंट को अच्छा लगा तो वो ले भी लेंगे उस विचार को और एक्सेप्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर वही मतलब है पार्टिसिपेटिव का, कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर? इंडिविजुअल्स। अब लीडर्स जो होते हैं ये ज्यादातर किस चीज को बढ़ावा देते हैं? कोलैबोरेशन को। कोलैबोरेशन पता है सबको क्या होता है? जब एक और दो आदमी लोग मिलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। यहाँ पर आदमियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थॉट्स, इंडिविजुअल्स, उनकी वर्किंग को कोलैबोरेट करना। ठीक है, कोलैबोरेट को हम बोलते हैं साझा जिम्मेदारी भी बोल सकते हैं, है ना? तो सहयोग बोल सकते हैं, सॉरी सहयोग बोल सकते हैं। तो सहयोग जो होता है वो एक दूसरे से लेना, ये ऐसी लीडरशिप को प्रमोट करते हैं, ऐसी वर्किंग को वो प्रमोट करते हैं। कौन प्रमोट करते हैं? इस तरीके के लीडर्स। ये लोग क्या करते हैं? ऐसे रिजल्ट जो ये जो लीडर्स रहते हैं, जब ओपन डिस्कशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक दिन फिक्स कर दिया, उस दिन ये लोग सबके क्या कर रहे हैं? विचारधाराएं ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा हमारा एट द एंड? जो हमारे एम्प्लॉयज है उनका भी मोरल जो है वो बूस्ट होगा। मोरल क्या होता है? क्या होता है मोरल? मोरल मनोबल। मनोबल, मनोबल जो रहता है, इससे क्या होता है? मनोबल। मनोबल मतलब मोरल। ठीक है, देयर इज अ मोरल, ये भी बता देती हूँ भाई। एक मोरल होता है और एक मोरल होता है। ठीक है, किसी ने मोरल लिखा होगा अभी, अगर इंग्लिश में लिखा होगा, यहाँ पर ई लग जाएगा तो इसको बोलेंगे मोरल। क्या है दोनों में डिफरेंस? क्या है? मोरल, मोरल नैतिकता, और ये मनोबल। डिफरेंस आया समझ में एक ई के कारण। ठीक है, बात करते हैं मोरल की यहाँ पर हम। ये जो लीडरशिप रहती है, लोगों का जब ओपन डिस्कशन होता है, साथ में बैठ के सब अपने अपनी विचारधाराएं बताते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, तो लोगों की मोरल जो है, मनोबल जो है, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि मेरी भी सुनी जा रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में। Isn't it? अगर आप लोग भी कुछ व्यक्त करेंगे मुझसे और मैं उस पर वर्क करूंगी, सपोज अगर आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं मेरे टीचिंग स्टाइल पे, और आप बोल रहे हैं कि मैम प्लीज आप लिखिए, जैसे अभी मैं लिखना स्टार्ट कर दी ज्यादा, कल 2-3 दिन से, क्या लिखिए, तो हमें ज्यादा याद भी रहता है और हम कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हैं तो इससे क्या होगा? ये मेरा फीडबैक है, मैंने लिया, मैंने उसको एग्जीक्यूट करा अपने अंदर, और मैंने उसको फिर बाद में आपको डिलीवर करी मेरी सर्विसेज वैसे ही जैसे आप चाहते थे। तो इससे क्या होगा? आप में भी मनोबल बढ़ेगा कि मैम ने हमारी सुनी और हम जो बोले वो मैम ने वो चीजें करी। तो इससे क्या होगा? आप लोग भी एनकरेज फील करेंगे, इजंट इट? कि भाई मेरी भी सुनी जा रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज नॉट लाइक कि वही वो अपनी अपनी तानाशाही चला रही हैं आके, बस अपना बता के चली गई, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी ये इस तरीके की लीडरशिप में, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो रहता है वो पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिससे कि उसकी मोरल हाई होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम मेंबर्स इन डिसीजन, वही बात हो गई है ना। कैरेक्टरिस्टिक हमने जैसे पहले पढ़े थे, पहला हमने पढ़ा है इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम मेंबर्स। ये मैं शुरू से बोलते आ रही हूं कि जो टीम के मेंबर्स हैं, टीम के जो सदस्य हैं, उनकी क्या हो रही है? भागीदारी हो रही है ना। भागीदारी सही लिखा है मैंने? पक्का? भागीदारी हो रही है, किस प्रोसेस में हो रही है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी हो रही है। भागीदारी टीम, लिख देती हूं, टीम सदस्यों की। ठीक, यही है पहला कैरेक्टरिस्टिक
क्योंकि हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। अगेन मैंने अभी आप लोगों को जो एग्जांपल दिया था, हमने ओपनली एक दूसरे से कम्युनिकेट करा। मैंने आप लोगों से ओपनली पूछा कि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। बहुत बार पूछा है मैंने, जेन्युइनली भी पूछा है ना। और हम एग्जाम्पल के तौर पे भी यही ले रहे हैं। और आपसे मैंने जब ओपनली पूछा तो आप मुझे क्या देंगे, फीडबैक देंगे, है ना, कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका। तो उससे क्या होगा, मैं अपने पढ़ाने के तरीके में भी चेंजेस लेकर आऊंगी। तो इसको बोलते हैं खुला संवाद। और फीडबैक को तो फीडबैक ही बोलेंगे। अगर फीडबैक समझ में आता है ना आप लोगों को क्या होता है, फीडबैक भी 3 तरीके के होते हैं, पता है आप लोगों को? कौन कौन से? नेगेटिव, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव उसको बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मतलब इस तरीके से फीडबैक देना कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और अच्छा भी नहीं लगे। ऐसा नहीं है, उसको ऐसे बताना, 1 मिनट, उसको ऐसे बताना कि आपकी कहाँ गलती है ये भी बता देना, और अपनी बात उस सामने तक पहुंचा भी देना, जाने कि उसको ये ना लगे कि मुझे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। एग्जैक्टली वही चीज, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वैसा, है ना। जैसे बेस्ट फ्रेंड कुछ गलती करता है, अपने को पता रहता है गलत कर रहा है ये, पर है तो अपना भाई, अपन कैसे बोले यार, बोलते भी हैं, लेकिन अपन क्या बोलेंगे, भाई तू गलत है, देख ठीक है तूने कर दिया लेकिन ये गलत है, देख ऐसा कर तो दिया है, अपन ने पॉजिटिव चीज भी लेकर आ गए, उसको बता भी दिया कि तेरी गलती है ना। तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, अभी हम ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुला संवाद कर रहे हैं, उसके आप मुझे क्या देंगे, अपना फीडबैक देंगे। फीडबैक आएगा तो मैं चेंजेस लेकर आऊंगी, ठीक है। फिर लास्ट वाला आ जाता है सहयोग और सहमति का प्रोत्साहन देना। ये क्या है भाई, अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो अभी सिंपल सी भाषा में समझ में आ जाएगा, कोलैबोरेशन एंड कॉन्सेंसस ऑफ, मतलब एंगेजमेंट या फिर एनकरेजमेंट ऑफ कोलैबोरेशन एंड कॉन्सेंसस, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। लिख देती हूं, एनकरेजमेंट ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। कोलैबोरेशन का मतलब अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, सहयोग, सहभागिता अलग है। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग और सहमति को प्रोत्साहन देना, ठीक है। ये है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप को हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। इसमें हमने सारे एम्प्लॉय, सारे इंडिविजुअल्स को ये छूट दे रखी कि वो अपने आइडियाज जो है वो टीम लीडर के पास जाके बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम मेंबर्स, सारे टीम मेंबर्स की क्या है इसमें भागिता है, सहभागिता या फिर भागीदारी है, ठीक है। वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में, ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, पूरी खुल के अपनी बातें रख रहे हैं, जिससे फीडबैक भी मिलता है हमें। उसके बाद एनकरेजमेंट ऑफ कोलैबोरेशन एंड कॉन्सेंसस, हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, किस चीज के लिए, कि आप अपना सहयोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रखें और अपने जो कलीग्स हैं उनके लिए भी रखें। इस तरीके की लीडरशिप ज्यादातर किस जगह फॉलो होती है, अगर हम कोई एजेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो उस एजेंसी में अगर क्रिएटिविटी ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे इवेंट प्लानर्स हो गए, हमारे इवेंट कंपनीज होती हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें क्या होता है कि सबके अलग अलग आइडियाज होते हैं, उनको अपने टीम मेंबर्स को छूट दे दी जाती है कि आप अपने आइडियाज हमारे तक लेकर आइए। कौन किसके पास लेकर आएगा, जो टीम लीडर है उसके पास, ठीक है। टीम मेंबर्स टीम लीडर के पास जाएंगे अपने आइडियाज लेकर, और वो खुला वे में, ओपन वे में
अपने आइडियाज उनको कम्युनिकेट करेंगे एंड देन दे विल वर्क ऑन इट इफ इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। ठीक है, ये इस तरीके की एजेंसीज में ज्यादातर इन्वॉल्व होता है। इससे क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो रहता है वो एम्पावर्ड फील करता है कि उसके पास भी कुछ पावर है, उसको भी लगता है कि मैं भी मेरे डिसीजंस ले सकता हूं या ले सकती हूं। ठीक है, इसको बोलते सशक्त महसूस करता है वो, सशक्त। ठीक है, आई होप ये वाली लीडरशिप स्टाइल सबको समझ में आई है। एवरीवन क्लियर है? शैल वी मूव टू द अदर टॉपिक, मतलब अदर लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट लीडरशिप है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवर्तनकारी नेतृत्व। ओके, अब ये लीडरशिप स्टाइल कैसी होती है? ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम ऐसे देखें, एक चीज है उसमें हमने कुछ चीजें ऐड करी और वो ट्रांसफॉर्म होके बदल के दूसरी चीज बन गई। तो अब बात करते हैं ये लीडर्स में कैसे होता है, टीम मेंबर में कैसे होता है। इस तरीके की जो लीडरशिप स्टाइल होती है, जो लीडर होते हैं इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल में, ये क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं अपने टीम मेंबर्स को कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपकी क्षमता सिर्फ इतनी नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं, आप इससे भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे रामायण में किसने बताया था, किसको? जामन जी ने हनुमान जी को बोला था कि तुम इतने ही काबिल के नहीं हो, तुम्हारी शक्तियां कुछ और हैं, है ना, तुम उड़ सकते हो, तुम ये संसार को जीत सकते हो, ऐसा उनको कहा गया था। ठीक है, ये याद दिलाया गया था उनको। ठीक, क्या कि इतनी ही सीमा नहीं है आपकी, आप इससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी होता है। क्या होता है? एक लीडर जो होता है वो इंस्पायर करता है अपने टीम मेंबर्स को कि दिस इज नॉट द लिमिट, आप इतने ही सीमित ना रहिए, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स भी लेकर आ सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी कर सकते हैं और उन चीजों को अचीव फ्लाइंग कलर से कर सकते हैं, मतलब अपने बहुत अच्छे एफर्ट्स बिना ज्यादा मेहनत के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है इस तरीके की लीडरशिप में। इनका क्या रहता है? एक विजन रहता है, दूर की सोच रहती है कि ये इतना चीज अचीव कर सकता है। एक टारगेट होता है और एक विजन होता है। टारगेट मतलब हमने सेट कर दिया है ना कि इतने टाइम पीरियड में हमें 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस करनी है। वेरेज एक विजन होता है कि मुझे अगले 3 साल में इतना प्रोड्यूस करना है कि मैं इस मार्केट का किंग बन जाऊं। यस, दूर की सोच है ना। तो उसका एक विजन होता है। किसका विजन होता है? यहाँ पर किसका विजन होता है? लीडर्स का। और ये क्या करते हैं? इसी विजन को अपने टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करते हैं कि मेरी ये पारदर्शिता है, मेरा इतना दूर का सोच है, तो आप भी ऐसी सोच रखिए और आप भी उस चीज को अचीव करिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनकी क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही आता है। क्या आता है? विजनरी थिंकिंग। विजनरी थिंकिंग, विजनरी थिंकिंग या फिर गोल सेटिंग भी बोलते हैं, एंड गोल सेटिंग। ये जो लीडर्स होते हैं ये बोलते हैं कि आपको दृष्टिवादी सोच रखनी चाहिए और इनके लक्ष्य भी ये लोग खुद ही निर्धारण करते हैं, बताते हैं कि आपका ये लक्ष्य है, आप इसको अचीव करिए। इसको हिंदी में बोलेंगे दृष्टिवादी सोच, दूर की सोच रखना है ना, और लक्ष्य निर्धारण, ये बोलते हैं। अब ये जो
इस तरीके के लीडर रहते हैं ना, ये ज्यादातर कैसे होते हैं, थोड़े कम इमोशनल अटैचमेंट्स पे ज्यादा रखते हैं। कैसे इमोशनल अटैचमेंट पे ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं? इमोशनली उनको बोलते हैं। जैसे टीचर्स इमोशनल कर देते कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को, मम्मी पापा इतना पैसा लगा रहे, थोड़ा तो पढ़ लो, है ना। वो चीज थोड़ा दूर की सोचो, मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है, तुम लोगों को सोच रखा है कि तुम आगे चल के इतने बड़े अफसर बनोगे, थोड़ा तो पढ़ लो। ये क्या मतलब, ये मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक टीचर ने विजन रखा है आप लोगों के लिए, बट वो इमोशनली कम्युनिकेट कर रहा है ना, इमोशनल करके, कि आपकी भावनाओं को, दुख तीरक को थोड़ा सा दबा के, कि आपको कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। ये इंस्पायर करा मैंने आपको। क्या इंस्पायर करा? इमोशनल टर्म्स पे इंस्पायर करा कि मम्मी पापा का ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, क्योंकि क्यों, हर एक इंडिविजुअल अपने मम्मी पापा से ज्यादा कनेक्टेड रहता है, राइट। तो वो क्या होगा कि वो ये सोचेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैडम सही तो बोल रही हैं कि वो पैसे लगा रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी यही चीज होती है कि इमोशनली जो रहते हैं इनको क्या करा जाता है, इंस्पायर किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है उनका विजन। किनको किया जाता है? टीम मेंबर्स को किया जाता है। इससे क्या होता है, इनकी पर्सनल ग्रोथ भी एनकरेज होती है। इवन ये लोग कुछ इनोवेशन और चेंज लाने की भी क्षमता रखने में विश्वास रखते हैं ये लोग। कौन रखेगा? टीम मेंबर जो रहेगा वो ये सोचेगा कि भाई अगर मेरा लीडर जो है वो मुझे इतना मोटिवेट कर रहा है, इतना पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो मैं भी कुछ नए चेंजेस लेकर आऊं, मैं भी कुछ नवाचार करूं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ नई आधुनिक टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन में बोलूं कि आप उपयोग करिए, जो कि मैं भी यूज कर पाऊंगा और सामने वाले भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टीम मेंबर फिर एनकरेज होता है इन सब चीजों के लिए। फिर इसमें बात करते हैं नया वाला बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। वही बात आ गई, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यहां पर कैसे आ गया भाई, कैसे आएगा यहाँ पर, मतलब क्या हो गया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मजबूत संचार, इनका कहने का मतलब ये है। समझ में आया ये चीज क्या कहना चाह रहे हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब मेंटली वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देना और इमोशनली भी इतना स्ट्रांग बना देना कि वो अपने क्या भावनाओं में, मतलब ऐसा ना बहे कि वो नेगेटिवली अफेक्ट हो, हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, बट उसकी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उसको अल्टीमेटली एक उसके गोल्स जो रखे हुए हैं किसने, टीम लीडर ने, वो अचीव कर सके, ठीक है। विक्टिम कार्ड नेगेटिव सेंस में होगा, विक्टिम कार्ड इज वेरी नेगेटिव। फिर फोकस ऑन टीम डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में अगेन वही आया, मैंने जो अभी बोला था आप लोगों को, नवाचार, टीम डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ये लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे ये लोग कि टीम का विकास कैसे हो और नवाचार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, इनका ये मानना होता है। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है, ये इस तरीके से लीडरशिप होती है, इस तरीके की लीडरशिप होती है कि इंडिविजुअल को इस हद तक मोटिवेट या फिर इंस्पायर किया जाता है कि वो कुछ अलग करने की सोच रखने लगता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी नेल्सन मंडेला, आप लोगों ने सुना होगा जिनका नाम, या फिर हमारे मिस्टर गांधी जी, है ना। ये इन्होंने क्या करा, इंस्पायर करा, लोगों को इंस्पायर करा, है ना। इनकी लीडरशिप यही थी कि कुछ बदलाव लेकर आना है, ट्रांसफॉर्म करना है,
ठीक है। लोगों को इन्होंने बताया कि हमें अहिंसावादी होना चाहिए। वही भगत सिंह बोलते थे हिंसावादी हो जाए, है ना। सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, ठीक है। बात करते गांधी जी की, उन्होंने बोला अहिंसा पे चलिए और ऐसे चलिए, अगर कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए, ऐसा उन्होंने बोला था, है ना। तो क्या होगा इससे कि हमने इंस्पायर हुए उनसे, लोग जो उस टाइम पे थे वो क्रांतिकारी बने और फिर उन्होंने अलग तरीके से सोच रखी। कभी आया हमारा दूसरे क्विट मूवमेंट आ गया, कुछ अलग अलग सत्याग्रही मूवमेंट आ गया, है ना। ये सारी चीजें क्या हो गई, ये इंस्पायर होने के बाद आई, चेंजेस आए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि लोगों को इस तरीके से इंस्पायर किया जाता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स लेकर आए, ठीक है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट आया, लोगों ने क्या करा था, जो विदेश की चीजें थी उनको क्या करना शुरू कर दिया था, बहिष्कृत, जला दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, है ना। ये क्या हुआ था, ये किसने इंस्पायर करा था, गांधी जी ने, है ना। उन्होंने यही बोला था कि भाई आप जो बाहर की चीजें उनका उपयोग न करें, आप उन चीजों का उपयोग करें जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज खादी। खादी का उपयोग होना शुरू हो गया था फिर, है ना। एंड वेरी रिच फैब्रिक है वो, बहुत रिच फैब्रिक है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मतलब उद्योग था उसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने इंस्पायर करा कि आप वो चीजें ना उपयोग करें, उल्टा हमारी चीजें उपयोग करें। हम उनसे इंस्पायर हो गए, हमने वो चीजें अपनाई और आगे चल के हम वही चीजें अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स आउटकम्स लेकर आ रहे हैं। खादी का उपयोग ज्यादा हो रहा है, खादी की डिमांड अच्छी होती है, खादी का पैसा जो लगता है, हम जब परचेस करते प्योर खादी तो वो अच्छे पैसे में आती है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। क्लियर है ये आप लोगों को? अगर अपन एक और एग्जांपल लेना चाहें, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो जैसे एनजीओज होते हैं या फिर आप देख लीजिए कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो रहते हैं, उसमें जैसे डोनर्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी है, आपने कहीं ऐसा संकल्प ले लिया कि मैं जब देहांत हो जाएगा तो अपनी बॉडी का दान करूंगा या मेरे ऑर्गन्स का दान करूंगा या फिर कुछ भी जो भी है ना। ये क्या करा है, उन फाउंडेशंस ने आपको इंस्पायर करा है कि मरने के बाद भी आपका शरीर कहीं ना कहीं उपयोग हो सकता है, जीवित रह सकते हैं आप। ये आप इंस्पायर हुए, उनसे क्या हो गए, आप अफेक्ट हुए हैं कि उनकी सोच से अफेक्ट हुए हैं कि ठीक है, अगर मैं मरने के बाद भी किसी के उपयोग में आ रहा हूं तो व्हाई नॉट टू डू दैट, ऐसा उनका मानना है। तो वो क्या करेंगे, आपको इंस्पायर करा, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम आगे चल के अपनी बॉडी को मतलब डोनर बन जाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम एक विजन जो आपने सोचा है कि लोगों की जो जरूरतें होती हैं, जिनके पास कभी किसी का किडनी चला गया, आंख चली गई, उनको जरूरत रहती है शरीर की पार्ट्स की, तो आप उनको दे सकते हैं। तो ये उनका विजन था, उस विजन के प्रति उन्होंने आप लोगों को इंस्पायर करा। आप इंस्पायर होकर आपने एक अपना एक डिसीजन लिया और आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम पे आए, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब तो क्लियर है ना। ट्रांसफॉर्मेशनल, इंस्पायर करना, मेन वर्ड यहां पर इंस्पायर आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वे ऑफ लीडरशिप में, दैट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, लेन देन, है ना। तो वही यहां पर भी बात हो रही है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में। लिख लेते हैं, कौन से नंबर की लीडरशिप थी? 4th, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या होता है, जैसे कि इन्होंने बोला आदान प्रदान, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, लेन देनात्मक नेतृत्व, लेन देनात्मक नेतृत्व, ठीक। इनका मेन फोकस किस पे होता है, गिव एंड
टेक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेन वर्ड है यहाँ पर, गिव एंड टेक, लेन देन करना। आप मुझे कुछ दें, मैं आपको कुछ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देता हूं। ये वही हो गई, ट्रांजैक्शन हो गया। खून दो मतलब अपना खून बहा दो, तुम्हें लेकिन आजादी मिलेगी बदले में। बॉर्डर पे भी यही होती है चीजें, वो खून बहाते हैं, हम यहाँ सेफ है, लेन देन हो रहा है ना। अब बात करते हैं इसको बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के टर्म्स में। इनका कहना होता है कि जो इस तरीके के लीडर्स होते हैं, जो याली लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं, ये क्या किस तरीके से मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, इंडिविजुअल्स को, कि आप अपना परफॉर्मेंस दीजिए, आप अपने टारगेट्स अचीव करिए, आप अपना काम टाइम पे करिए, तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, तो मैं आपको पैसा दूंगा उसके बदले में। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके बदले में पनिशमेंट भी मिलेगी। ये सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं जाएगा, ये दोनों में जाएगा, ठीक है। आपने काम करा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपने काम नहीं करा तो आपको साथ साथ में पनिशमेंट भी मिलेगी। ये भी लेन देन ही हुआ, नहीं किया तो पनिशमेंट, है ना। लेन क्या हुआ इसमें, नहीं करना, और देन क्या हुआ हमारी तरफ से, पनिशमेंट। वहीं अगर पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर आप काम सही से कर रहे हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। वेरी सिंपल, ठीक है। एम्प्लॉयज जो रहते हैं इस तरीके के टास्क को वो ज्यादातर परफॉर्म करना सही समझते हैं। क्यों सही समझते हैं? क्योंकि उनको क्लियरली सारे टारगेट बता दिया जाता है कि भाई तेरा काम इतना ही है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही है, तुझे एक हफ्ते में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देनी है, मैन्युफैक्चर करके देनी है, ठीक है, तो ही तुम्हें बोनस मिलेगा। ये लालच दे दिया गया, ठीक है। अब क्या, इंसान जो वर्क कर रहा है वो यही फोकस करेगा कि मैं एक हफ्ते में ये 1000 यूनिट को प्रोड्यूस कर देता हूं, सो दैट मुझे इंसेंटिव या मेरे बोनस मिल जाए। ये जो इस तरीके की लीडरशिप होती है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ये मोस्टली सेल्स में फॉलो होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है उसमें फॉलो होती है। सेल्स वालों का एक टारगेट होता है कि आपको, अगर एमआरस है, एमआर पता है सबको, है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं। अब वो क्या होता है, वो लोग हर एक डॉक्टर के पास जाते हैं उनके सैंपल्स लेके दवाइयों के, और वो उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको एटलीस्ट 10 डॉक्टर्स को अपनी दवाइयां बेचनी है। ये किसने टारगेट दिया? ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। किसको? एमआर को। अब एमआर क्या बोलेगा, ठीक है ये मेरा टारगेट है 10 बेचने का, वो 10 बेचेगा, कोशिश पूरी करेगा 10 बेचने की। और बिक गई तो बहुत अच्छी बात। अब वो बिक गया उसका, तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शनल हुआ। जब उसने उसका परफॉर्मेंस सही तरीके से करा तो उसको क्या मिला? रिवॉर्ड मिला, ठीक। ये इस तरीके से होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड स्ट्रक्चर्ड टास्क। क्लियर एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने अभी बताया कि एमआर को हमने एक हफ्ते में 1000 यूनिट का टारगेट दे दिया, क्लियरली उसको बता दिया, ये हमारी उम्मीद है, उससे अपेक्षा रखी गई है कि वो एक हफ्ते में 1000 जो है वो लोगों को, मतलब सॉरी 1000 10 जो है अपने डॉक्टर्स को बेच के आ जाएगा सारी मेडिसिन। तो ये क्लियर एक्सपेक्टेशंस, क्लियर अपेक्षाएं, स्पष्ट अपेक्षाएं, एंड स्ट्रक्चर्ड टास्क। स्ट्रक्चर्ड टास्क क्या होता है? संरचित कार्य, है ना। पहले ही हमने उनको पूरी क्रोनोलॉजी, स्ट्रक्चर्स बता दिए कि आपको किसके पास जाना है, कब जाना है, कब ये डॉक्टर बैठता है कि आपकी बातें सुनेगा। एक आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हो तो बाहर एक उनने टेम्पलेट लगा के रखते हैं, पर्चा लगा के रखते हैं, एमआर का टाइम 2 से 4 बजे तक का फिक्स करके रखा उन्होंने, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन पहले ही ऑर्गेनाइजेशन एमआरस को दे देती है कि भाई आपको जाना है फला आदमी के पास, लेकिन इसी टाइम पीरियड में जाना है। स्ट्रक्चर्ड वे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्रॉपर उसको डिफाइन करके दे दी है कि 10 मेडिसिन जो हैं आपको डॉक्टर्स के पास अपनी सेल आउट करके आनी है, ठीक है। तो क्लियर एक्सपेक्टेशंस या स्ट्रक्चर्ड टास्क, इसको हम बोलते हैं स्पष्ट अपेक्षाएं और संरचित कार्य, ठीक।
फिर यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज टू मैनेज, वही चीज जो मैंने अभी आपको बोली है ना, रिवॉर्ड पॉजिटिव में गया, यूज ऑफ रिवॉर्ड, यूज रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज टू मैनेज, किसको मैनेज करने का, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं या फिर एम्प्लॉइज जिनको बोल सकते हैं, पुरस्कारों और दंडों का उपयोग। ओके, वही बात, उन्होंने अचीव करी टारगेट तो उनको पुरस्कृत करेंगे, अगर उन्होंने अचीव नहीं करा तो उनको क्या करेंगे, दंड दिया जाएगा, दंडनीय अपराध है उनके लिए ये कि आपने टारगेट क्यों नहीं पूरे करे। ठीक है, अब फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स एंड एफिशिएंसी, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, इसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स नहीं रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया एमआर का, उसमें मैंने क्या बोला, एक हफ्ते में आपको 10 डॉक्टर्स को बेचनी है अपनी दवाइयां, शॉर्ट टर्म गोल, एक हफ्ते की बात हुई है। या तो ये शॉर्ट टर्म गोल क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकता है, या मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, ज्यादा लंबे समय के लिए ये इस लीडरशिप में ऐसे गोल सेट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य, वही शॉर्ट टर्म को हिंदी में बोल दिया अल्पकालिक। ओके, अल्पकालिक लक्ष्य। ठीक है, हाँ जी, किसी ने कोई बोला, ये क्लियर है आप लोगों को। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, मेन चीज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेन देन की, दैट इज गिव एंड टेक। अगर आपने परफॉर्मेंस सही करी, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो रहती हैं एक टीम लीडर की, वो क्लियरली बताता है, क्लैरिफाई करता है, सारे टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता देता है, वो अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज आपको क्या मिलने वाला है, पेनल्टीज या फिर दंड मिलने वाले हैं। इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेशंस या फिर गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, सेल्स वाला, एक एमआर वाला भी दे दिया मैंने। ठीक है, ये ज्यादातर इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इसी तरीके के डिपार्टमेंट में फॉलो होती है, इस तरीके की ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल पे। क्लियर है ये वाला, पक्का? नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट नाम से समझ में आ रहा है कुछ? अब कौन किसका सर्वेंट है यहां पर? अब ये मत बोलना कि मैं आपकी सर्वेंट हूं। यस, वेरी गुड। उन्होंने बोला कि जो लोक सेवक होते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या है, सर्वेंट है, पर एक तरह से वो लीड भी कर रहे हैं, है ना। कैसे लीड कर रहे हैं, वो हर एक इंडिविजुअल जो हमारी जनता का है उससे क्या बार बार जाके पूछ रहे हैं कि मैं क्या ये डिसीजन ले लूं आप लोगों के लिए? नहीं पूछते, लेकिन हम बोलते हैं ना वो सरकारी नौकर है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं, है ना, यही बोलते कि नहीं, सरकारी नौकर है। तो यहाँ पर भी क्या बात होती है, लीडरशिप की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम मैनेजमेंट के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सर्वेंट कौन कहलाएगा, यहाँ का जो टीम लीडर होता है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने टीम मेंबर्स को देता है। वो अपने आप को बोलता है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरा, मैं एक टीम लीडर हूँ यहाँ पर, ठीक, आप मेरे टीम मेंबर्स हैं, मैं ये आपको ज्यादा प्रायोरिटी देने वाली हूँ। आप लोग जो कहेंगे, आप लोगों की जो मतलब स्किल्स अगर आपको डेवलप करनी है या आपकी जो डिमांड्स होती हैं वो आप मुझे बताओगे, तो मैं आप लोगों की ज्यादा सुनूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को सर्विस दे रही हूं अपनी, इसलिए मैं आपके लिए सर्वेंट हूं, ऐसा मान के चलो। ठीक, मतलब ऐसा मत बोलने लग जाना कल से कि मैम आप समझ जाओ।
अब इसको हम बोलते हैं सेवक नेतृत्व। ठीक, सेवक नेतृत्व। प्राइमरी गोल जो रहता है इस तरीके की लीडर का, वो ये रहता है कि वो अपने टीम मेंबर्स को सर्व करे। क्या करे? टीम मेंबर्स को सर्व करे। प्रायोरिटाइज उनकी नीड्स को करना, उनकी जो डिमांड्स होती है उनकी वेल बीइंग के बारे में ज्यादा सोचना, अपने खुद से ज्यादा। मैं अपने से ज्यादा आप लोगों की सोचूंगी। मैं आप लोगों का अगर लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं रात में 2 बजे करती हूँ, एंड दिस इज ट्रू। रात में 2 बजे करती हूँ, और ये क्या हुआ कि मैं अपनी स्लीप साइकिल थोड़ी सी हटा के मैं ये सोच रही हूँ कि आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स यू, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू द वर्क फॉर योर बेनिफिट, है ना। मैंने अपनी जो चीजें हैं उनको प्रायोरिटाइज ना करके आप लोगों की चीजों को प्रायोरिटाइज करा, मेरे टीम मेंबर्स को ज्यादा बढ़ावा दिया, या अपन बोल सकते हैं क्या बोले उसको, प्राथमिकता दी मैंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी आप लोगों की क्या हूं, सर्वेंट हूं। तो यहां पर भी यही बात आती है कि जो लीडर होता है वो अपने टीम मेंबर के लक्ष्यों को, उनके वेलबींग को, उनके डिजायर को, उनकी डिमांड्स को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं एज कंपेयर टू हिज ओन गोल्स एंड टारगेट्स। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज? अब बात ये करते हैं कि इसके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका कमिटमेंट टू सर्विंग टीम मेंबर्स। वही बात आ गई, इसने वही बोल दिया, वो खुद ने एक कमिट कर दिया है, कमिटमेंट दे दी है कि मैं अपने टीम मेंबर्स को क्या करूंगा, सर्व करूंगा। सर्विंग टीम मेंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सेवा करने के लिए, टीम की सेवा करना, या फिर टीम के सदस्यों की सेवा करना। ठीक, करना या फिर करने के लिए प्रतिबद्धता, ये भी डाल सकते हैं। इससे आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि अपने टीम मेंबर्स के लिए, टीम के सदस्यों के लिए सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता। वो अपने आप को क्या बोल रहा है, लाइबल समझ रहा है कि मेरा ये काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने से ज्यादा मैं मेरे टीम मेंबर्स की सुनूं, उनके लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी मदद करूं। ये इस तरीके के लीडर का मानना होता है। फिर वो बोलता है कि फोकस ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। वो बोलता है इस तरीके का लीडर कि आप अपने पर्सनल जो गोल्स हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, और जो आपके प्रोफेशनल गोल्स हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, वो बोल रहा है दोनों साथ में हो सकता है। हम ऑर्गेनाइजेशन के भी जो गोल्स हैं, ठीक है, या हमारे जो व्यवसायिक गोल्स होते हैं, या फिर जो आपके व्यक्तिगत गोल्स होते हैं, उन दोनों को हम साथ में अचीव कर सकते हैं, दोनों को इजीली अपन आगे बढ़ा सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इसको व्यक्तिगत भी बोल सकते हैं, व्यक्तिगत और व्यवसायिक, है ना, यही लिखते हैं ना, विकास पर ध्यान केंद्रित। ठीक, बिल्डिंग कम्युनिटी एंड फोस्टरिंग ट्रस्ट, इसका मतलब क्या होता है, समुदाय का निर्माण और विश्वास को बढ़ावा देना, उनका ये कहना है। अब ये क्या चीज हो गई भाई, कौन बता सकता है? बिल्डिंग कम्युनिटी, फोस्टरिंग ट्रस्ट, समुदाय का निर्माण और विश्वास को बढ़ावा देना। इसका क्या मतलब होगा?
एक लीडर है वो अपनी टीम के लिए अगर अच्छे से काम करे तो जो उसके टीममेट्स होंगे उनमें उसके प्रति विश्वास रहेगा कि ये हमारे प्रति प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध है, वेरी गुड। और क्या कह सकते हैं? मैम उन एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिटी की तरह पहले तो सबके बीच में सामंजस्य बैठाना, इंडिया कम्युनिटी, इंडिया फैमिली जैसे, यस ताकि उनके अंदर जो आपने लिखा है ट्रस्ट डेवलप हो। यस, वेरी गुड, बहुत सही बोला उन्होंने बोला कि आपस में ऐसी भावनाएं या फिर एक क्या बोला था आपने उसको हिंदी में? समुदाय मैं अपने शब्दों में बोलती हूँ। उनका ये कहना है कि ऐसा समुदाय बनाना, ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाना कि वो ये सोच रहे हैं कि सामने वाला जो लीडर है वो हमारे लिए ज्यादा प्रतिबद्ध है, वो हमारे लिए ज्यादा सोच रहा है। इससे क्या होगा, वो ट्रस्ट जो रहता है एक टीम मेंबर का लीडर के ऊपर भी बनता है, साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बनता है। क्यों बन रहा है? क्योंकि उनके अंदर ये सोच आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं, हमारे आगे बढ़ने के हित के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का हित कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर वो प्रूव कर रहा है क्या कि वो सिर्फ प्रोफेशनल गोल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि पर्सनल गोल्स, आपके जो व्यक्तिगत गोल्स हैं, व्यक्तिगत जो टारगेट है वो भी साथ साथ में अचीव हो सके, ये इनका कहना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जो स्टारबक्स आप लोगों ने सबने सुना होगा, स्टारबक्स वो काय के लिए फेमस है? किस चीज के लिए? उसकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसा होता है? क्यों होता है कि उसका जो सीईओ है, जो सीईओ थे, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर ऐसा लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं, ऐसी ये वाली लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं। वो ज्यादातर अपने कम्युनिटी को इंगेजमेंट्स में मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं, और साथ साथ में ये बोलते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो वर्ल्ड वाइड वर्कर्स है, उनका वेलफेयर, उनके हित के लिए कुछ कुछ ऐसे कदम उठाते हैं कि सामने वाले जो वर्कर्स रहते हैं वो भी ये सोचते हैं कि मेरा मालिक इतना अच्छा है कि वो पहले मुझे सोच रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, एंड देन फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, अगर हम एयर इंडिया की बात या फिर किंगफिशर की बात कर लेते हैं। किंगफिशर जो था वो क्या हुआ? ठप हुआ। उन्होंने अपने बारे में पहले सोचा, जो किंगफिशर के मालिक थे उन्होंने अपने बारे में पहले सोचा कि मैं लोन ले लेता हूं, प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा, आगे बढ़ूंगा। उनने अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में प्रोफेशनल गोल्स को ज्यादा बढ़ावा दिया और खुद के गोल्स को मतलब ज्यादा बढ़ावा दिया, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। बट उन्होंने अपने सर्वेंट्स को क्या समझा? सिर्फ सर्वेंट समझा। टीम मेंबर्स को टीम मेंबर की तरह ट्रीट नहीं किया गया वहां पर। उन्होंने ये सोचा कि भाई पैसा दे रहा हूं, ठीक है, ये लोग काम करेंगे, नहीं दूंगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने उनके हित के बारे में, जबकि क्या हुआ, वो जब घाटे में गए, जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए तो वो भाग गए देश छोड़ के। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? उनके जो एम्प्लॉइज थे, जिन लोगों ने उनकी कंपनी में पैसा लगाया था, वो कुछ लोगों ने सुसाइड भी करी, उनकी फैमिलीज भी अफेक्ट हुई, ड्रास्टिकली अफेक्ट हुई, बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट हुई है। तो ये क्या कहना चाह रही हूं मैं यहाँ पर कि कुछ लीडर्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम। बट जब हम बात कर रहे हैं ये वाली सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल की, तो इसमें क्या होता है, जो लीडर रहता है वो सबके हितों के लिए सोचता है, सबके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी सोचता है, वो अपने से ज्यादा सामने वाले को बढ़ावा देता है, उनके लिए प्रतिबद्ध रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, लायबल रहता है कि मैं अपने आप को बाद में रखता हूं, पहले मैं इन लोगों के लिए काम करता हूं। क्योंकि हर एक एम्प्लॉय एक पूंजी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑल दी एम्प्लॉयज आर एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बेसिक टर्म, एक बेसिक लाइन, स्टेटमेंट, कुछ भी कह लीजिए, मैनेजमेंट में सिखाई जाती है पहले ही दिन 11वीं की कक्षा में। जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उनको पता होगा, जो नहीं है मैं बता देती हूँ, बहुत पहले ही दिन ये कहा जाता है, एम्प्लॉयज आर एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो पूंजी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ी रहेगी? एम्प्लॉय ही ढंग से काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेगा?
इसलिए एम्प्लॉय को भी अच्छे से ट्रीट करना, अच्छे से रखना, उनके हितों के लिए काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके लिए स्कीम्स लेकर आना, ट्रेनिंग सेशंस लेकर आना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व होता है, करना ही चाहिए। तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करती है, आगे बढ़ती है, अदरवाइज वो वहीं रुक जाएगी। ओके, तो सर्वेंट लीडरशिप में सेवक नेतृत्व, जो लीडर होता है वो कमिटेड रहता है। किसके लिए कमिटेड रहता है? वो अपने टीम मेंबर्स के लिए कमिटेड रहता है कि मुझे इनके पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों को साथ में लेकर चलना है। मैं अपने से पहले इनको प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देने वाला हूं और इनके लिए ट्रस्ट भी बिल्डअप करने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है ये? जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें, वही एजुकेशन सेटिंग्स बात कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने वही अभी दिया था आपको, एजुकेशन, ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सेटिंग है, टीचर हूं मैं आपकी अभी एक सर्वेंट हूं। मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, नर्चर कर रही हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, नॉलेज की सर्विस दे रही हूँ, आपको आपके सब्जेक्ट की सर्विस दे रही हूँ। आप लोग जैसा जैसा मुझे बताएंगे कि मैम यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें बताऊंगी। मैंने लेक्चर प्रिपेयर करना रहता है, तो मैं पहले अपने आप की जो कमिटमेंट्स है उनको साइड में रखूंगी। क्यों साइड में रखूंगी? क्योंकि अभी मेरा क्या है, प्रायोरिटी आप लोग है, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, सही समय पर लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ये बताना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी आ जाएगा, तो हमें हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। ये मेरा दायित्व है आप लोगों के प्रति, मैंने आप लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी। ये इस तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला? एवरीवन? पूछूंगी मैं कल, अभी जो सब लोग मुंडी हिला रहे हैं ना। फिर आते हैं हम लेजिस्फेयर, सुना नाम? किसमें? नहीं, वो अलग है, ये अलग है। ये इधर हम मैनेजमेंट से ही रिलेट करके देखेंगे, वो अलग चीज है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप के बारे में बात होगी। ठीक है, लेजिस्फेयर को लेजिस्फेयर ही बोलेंगे, क्योंकि अपने इन्होंने ज्यादा मगजमारी नहीं करी, इन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया कि भाई यही है। ठीक है, इसका ना कोई हिंदी अनुवाद ना कोई अंग्रेजी अनुवाद, मतलब जो है वही है। इसको हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, लेजिस्फेयर की बात कर लेते हैं। क्या होता है लेजिस्फेयर? आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था क्या होता है। एवरीवन, एक हमने शॉर्ट डिस्कशन करा था लेजिस्फेयर के बारे में, ब्रीफ क्या होता है, मतलब तो बताया था मैंने आप लोगों को। मैम इसमें ना जो डेमोक्रेटिक उसके भी थोड़े से गुण रहते हैं और जो ऑटोक्रेटिक के गुण रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर रहता है उनको जो एम्प्लॉइज है उनको थोड़ी बहुत स्वायत्तता रहती है अपने ओपिनियन रखने की, लेकिन जो एक्चुअल में जो नेतृत्व है वो मैनेजर, मतलब इनका कहना है कि जैसे हमने एक बात करी ट्रांजैक्शनल में गिव एंड टेक वाली, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लेट देम बी, वो जैसे हैं उनको रहने दीजिए। ठीक, यहां पर इस चीज की बात हो रही है। कुछ मेन वर्ड्स इसीलिए लिख देती हूँ। अब लेजिस्फेयर में क्या होता है, यहां पर इस तरीके की लीडरशिप में लीडर्स ने अपने एम्प्लॉयज को छूट दे रखी है। आप काम करिए, आपको जो सही लगे करिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स वो मुझे बताइए। ठीक है, लीडर रहता है यहाँ पर, वो गाइड करेगा, पर वो हर जगह डंडा लेके खड़ा नहीं रहेगा, हर जगह आपको सुपरवाइज नहीं करेगा। वो आपको ये बोलेगा कि आपको जो सही लग रहा है आप काम करिए, बाकी जो आपके रिक्वायरमेंट्स है आप वो मुझे बताइए, मैं आपको वो चीज लाके दूंगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ाई करने की, है ना, हमें स्टेशनरी चाहिए रहता है। पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, कॉपी चाहिए, ये मैप चाहिए, मुझे ये हाइलाइटर चाहिए, स्टिकी नोट्स चाहिए,
है ना, ये सब आप लोग बोलते होगे। तो मम्मी का क्या बोलना होता है, ठीक है तेरे को जो पढ़ना है तू पढ़, तेरे को जो चीज चाहिए वो तू बोल, मैं लेकर ला के दूंगी, लेकिन तू अपने हिसाब से पढ़ ले। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, तू अपने हिसाब से कर ले, लेट देम डू देयर ओन वर्क, लेट देम डू द थिंग्स वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, है ना। वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स आर देयर, यू जस्ट टेल मी, आई विल गिव इट टू यू। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगी, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करूंगी। ये यहाँ पर किसका कहना होता है, एक लीडर का कहना होता है, इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल में। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर छूट दी गई है, लेकिन आपको लीडर को भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें करनी है, तो ही वो आगे चीजें बढ़ेंगी। ये नहीं कि आप मन मर्जी से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हो काम, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ आपको अपने एक लीडर को बताना रहेगा। अब जो लीडर रहता है वो क्या करता है इसमें, ये टीम मेंबर्स वर्क विदाउट सुपरविजन। वही मैंने बोला, मम्मी ने बोला कि आप अपना काम करिए, तेरे को जो करना है तू कर, बट मैं आपसे क्या चाहती हूँ, एक एंड रिजल्ट चाहती हूँ, वही फुलफिल होना चाहिए। सुपरवाइज मम्मी टाइम टू टाइम कर रही हैं, वो देख रही हैं, बार बार कमरे में आके झांक के जा रही हैं, वेदर द पर्सन इज स्टडिंग और नॉट, वेदर माई बेटा इज स्टडिंग और नॉट, है ना, वो ये चीज देख रही हैं। बट उन्होंने आपको छूट दे रखी कि आप अपने तरीके से पढ़ो, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर एक लीडर भी होता है, वो टाइम टू टाइम सुपरवाइज करता है, टाइम टू टाइम वॉच करता है कि टीम मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं, बट वो बार बार आपको टोकने नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो बोलता है कि आप फ्री हैं अपनी प्लानिंग करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और असाइंड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल वही वापस कंटिन्यू करते हैं, मम्मी ने आपको छूट दे रखी है, मम्मी पापा ने, कि आपको जो चाहिए वो मुझे बताओ, आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे, ये आपका प्लान हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स पुट ऑन करेंगे, आपका क्या, आपने अपनी डिमांड्स रखी ऑर्गेनाइज करने की कि मुझे ये सारी बुक्स चाहिए, ये सारा स्टेशनरी चाहिए, तो मैं पढ़ाई शुरू करूं, ठीक है। आप कंट्रोल करेंगे खुद ही, मम्मी मैं इवेंट में नहीं जा रही आपके साथ, फैमिली वाले इवेंट में, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा। ये आपकी क्या है, कंट्रोलिंग है अपने ऊपर, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। और आप क्या करेंगे फिर उसके बाद, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। आपका मन होगा जाने का, बट आपका मन ये भी कहेगा कि मुझे नहीं जाना, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट और माई टास्क विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर जो रहता है वो अपने एम्प्लॉइज, टीम मेंबर्स को फ्री कर देता है, दैट दे कैन डू द प्लानिंग, they can do the organizing, they can make the decisions, they can solve the problems by themselves and achieve the targets within the time framework. But you need to report to your leaders. आपको अपने रिपोर्ट करना पड़ेगा, अपने लीडर को बताना पड़ेगा। टेस्ट हुआ, मार्क्स आए, पेरेंट्स को बताया, ठीक। वही चीज यहाँ पर भी बात की गई है। आई होप ये एग्जाम्पल से लेजिस्फेयर क्लियर है आप लोगों को, लीडरशिप स्टाइल। इसके बारे में और पढ़ेंगे हम अभी। अब लेजिस्फेयर में जो रहता है, हाई ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस फॉर टीम मेंबर्स, ये क्या होता है, हाई ऑटोनॉमी, व्हाट डज इट मीन, स्वायत्तता इसको कुछ बोलते हैं, हाई ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस फॉर टीम मेंबर्स। इसको बोलेंगे टीम के सदस्यों के लिए उच्च स्वायत्तता और स्वतंत्रता। वही बात है, उन्होंने इतनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखी है, मैंने जो अभी आपको बताया, उन्होंने बस यही बोला है कि जो टीम के सदस्य हैं उनको पूरी छूट दे देना, पूरी स्वतंत्रता दे देना कि आप अपने काम खुद ब खुद कर सकते हैं,
पर ये भी नहीं है कि आप इतना ऐसा काम करने लग जाएं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करे और आपके भी वर्किंग को नेगेटिवली अफेक्ट करे। क्या, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग हुई है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग हुई, मीटिंग में बोला कि आपको अगर कुछ पसंद नहीं आता है तो प्लीज से इट ऑन आवर फेस, आप हमें बताइए कि आपको नहीं पसंद आ रहा है और आप ये काम नहीं करना चाहते हैं। ये क्या बोला गया, टीम में बोला गया आपके टीम मेंबर्स को मीटिंग में। अब टीम मेंबर क्या करेगा, उसको जो टास्क दिया, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे नहीं करना, मैं तो नहीं करूंगी मार्केटिंग, मैं तो नहीं करूंगी सेल्स, मैं नहीं करूंगी फोन किसी को, मैं नहीं जा रही फील्ड वर्क पे, ऐसा बोल दिया। हर काम में मना करते गए तो वो बंदा बोलेगा भाई तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम्हें आपने तो बोला तो मना कर देना जो पसंद नहीं आए, तो तुम हो क्यों फिर यहाँ पर, फ्री के पैसे लेने आए हो क्या, ऐसा बोलेगा सामने वाला। तो ये क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ। आपने सीख ली है, आपको खुली छूट दी गई है, आपको बोला गया कि आप मना कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आप हर काम के लिए मना कर दो। एग्जाम्पल मेरा लेते हैं, मुझे बोला गया कि मैम आप मार्केटिंग करिए, मैंने बोला नो, आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू डू दिस मार्केटिंग वर्क, मैंने ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला ओके मैम, अगर आप मार्केटिंग में कंफर्टेबल नहीं है, कैन यू डू द काउंसलिंग वर्क। काउंसलिंग, बच्चों को समझाना कि आपको क्या कोर्स लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेगेटिविटीज क्या है, सब बताना। तो मैंने ओके फाइन, दिस आई विल डू बिकॉज दिस इज अ सिटिंग वर्क, मैं बैठ के काम करना चाहती हूँ, ओके आई एम गुड विद दैट, मैं आपको बता दूंगी। और इफ आई एम गुड इन अ कम्युनिकेशन, अगर मैं कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ तो दैट इज वेल एंड गुड, मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ सामने वाले को कोर्स लेने के लिए, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, मुझे खुली छूट मिली थी क्या, कि आप मार्केटिंग करो या काउंसलिंग करो, मैंने काउंसलिंग को चूज करा, ठीक है, ये मेरी खुली छूट थी, पर मेरे लीडर के अनुसार भी तो मैं चली थोड़ा, कि नहीं चली, चली। तो सेम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि टीम मेंबर्स को हर फ्रीडम दी जाती है, आप हर चीज कर सकते हैं, बट यू नीड टू रिपोर्ट टू योर लीडर एट सम पॉइंट। ओके, इंडिपेंडेंस की बात समझाई। फिर इसके बाद आता है लिमिटेड गाइडेंस फ्रॉम द लीडर। लिमिटेड गाइडेंस, जैसे मैंने बोला कि वो हर वक्त डंडा लेके सिर पे खड़ा नहीं रहेगा। लिमिटेड गाइडेंस, नेता से सीमित मार्गदर्शन। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया कि आप बार बार किसी एम्प्लॉय को पॉइंट आउट कर रहे हैं, टोक रहे हैं, टॉन्ट दे रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली घटेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेली वेज वर्कर्स आते हैं कोई कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, कंस्ट्रक्शन पे जब वो दिहाड़ी पे जो काम करने आते हैं, वो क्या बोलता है, मेरे सिर पे मत खड़े रहो, यूं ही बोलता है वो, है ना। अगर अपने घर वाले खड़े रहते, भाई तू ढंग से कर रहा है कि नहीं, जीरी ढंग से डाल, ऐसा करके बोल देते हैं, है ना। तो वो क्या बोलता है, मुझे मत बताओ मेरा काम, बार बार। उनके अलग भाव रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि मैं करता हूं, मैं एक स्किल्ड लेबर हूं, मुझे आता है, बहुत सालों से मैं ये काम करता हुआ आ रहा हूं। पर अपने को भी लगता है कि भाई कभी हमारा घर खराब ना कर दे, ज्यादा जीरी ना डाल दे घर में, फालतू का माल लगेगा उसमें और ज्यादा भरने को, ऐसा अपन सोचते हैं। लेकिन हम टाइम टू टाइम बस एक बार बोल के जाएंगे भैया ज्यादा जीरी मत करना और अपने हिसाब से देख लेना, है ना, ये चीज बोल दिया। तो यहाँ पर लीडर्स भी यही करते हैं, उनको एक बार गाइड करेंगे, उनको सारी उनकी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, टारगेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट कर देंगे, बट एक ही बार करेंगे, फिर उससे ज्यादा वो बार बार उसको टोकेंगे नहीं, गाइड बार बार नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं बार बार टोकूंगा तो दिस पर्सन मे नॉट परफॉर्म द एक्सपेक्टेशंस विच आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, समझ में आया ये चीज। बार बार किसी के सिर पे खड़े रहने की आदत इन लोगों की नहीं रहती है। फिर इन्होंने बोला एक और, एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
इस तरीके के लीडर्स ने जब छूट दे रखी है तो सिंपल सी बात है कि वो अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपने रचनात्मक विचारों को हमारे पास आके व्यक्त करिए, आप बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं, हम और ऐसी नई चीजें क्या लेकर आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारे गोल्स जो है वो जल्दी अचीव हो सके, साथ साथ में आपके भी गोल्स जो है वो अचीव हो सके। ठीक है, ये इन लोगों का क्या रहता है, टारगेट या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। क्या रह सकता है इसमें, लेजिस फेयर में हमने बहुत सारी बातें कर ली, ये सबकी सुनते हैं पर इनको अपनी भी चलानी पड़ती है कभी कभी। ये इंडिपेंडेंस दे रहे हैं टीम मेंबर्स को, सदस्यों को पूरी की पूरी छूट दी जा रही है, स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप अपना काम अपने हिसाब से करिए, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो आप मुझे आके बताइए। फिर जो लिमिटेड गाइडेंस रहता है, मार्गदर्शन जो रहता है वो सीमित मात्रा में रहता है, वो उनके पास ऑलरेडी नॉलेज रहता है टीम मेंबर्स के पास, उनको बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना जरूरी है और टास्क बताना जरूरी है कि आपको ये कंप्लीट करना है। फिर आता है एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सिंपल सी बात है, अगर आपको मैंने छूट दे रखी है तो आप अपने विचार यहाँ पर आके, रचनात्मक विचार जो है वो मुझे आके बताइए, अगर अच्छे हुए तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट मिलेगी कि तुम कैसे आके मुझे बोल के चले गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये था हमारा लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। एवरीवन अंडरस्टूड, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए एक और लीडरशिप स्टाइल पे आते हैं। बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल्स है ना, देख लो कितने तरीके की है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और लीडरशिप स्टाइल चेंज हो जाती है। सो जब क्वेश्चंस आएंगे आपको, या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या तो केस स्टडीज में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सी लीडरशिप स्टाइल यहाँ पर अपनाई गई है, बताइए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पर अपनाए गए हैं लीडर द्वारा, ये भी बताइए। तो ये सारे टर्म्स जो है, मार्गदर्शन, स्वतंत्रता, ये सब याद रहना चाहिए आप लोगों को लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी, क्या हो गया? अरे बाप रे, मैं नहीं थकी, आप लोग थक गए सुन सुन के। एक मिनट, अभी टाइम बाकी है यार, थोड़ा सा और पढ़ लो। हाँ, रेन देते हैं, अरे रेन देते हैं, ऐसे रेन देंगे ना तो फिर बहुत रहने देना पड़ेगा इसको, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? टालना। वेरी गुड, टालते नहीं रहना चाहिए काम को। हाँ वही, आज करे सो कल कर, वही वाला उल्टा काम तुम लोग मेरे को चला रहे हो, है ना। एक को लीडरशिप स्टाइल पढ़ लेते, फिर बाकी का हम कल कर लेंगे, ओके। ट्वेंटी 27 को करेंगे फिर। क्या बताए? लीडरशिप, हाँ जी, हम एक और लीडरशिप स्टाइल पढ़ने वाले हैं, दैट इज सिचुएशनल लीडरशिप। व्हाट इज कॉल्ड इट इज सिचुएशनल लीडरशिप, मतलब परिस्थिति आधारित नेतृत्व। सिचुएशनल, सही लिख रही हूं ना? परिस्थिति आधारित नेतृत्व, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत कॉमन वर्ड यूज किया गया है इस लीडरशिप स्टाइल के लिए। क्या समझ सकते हैं आप इस नाम से? जिस तरह की परिस्थितियां, उस हिसाब से लीडर को उसके निर्णय लेना, Yes. उस हिसाब से उसको काम करना। वेरी गुड। जैसे आपने बताया कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेडीज वेयर के हिसाब से छोड़ा, अगर अपनी लिमिट जो लिमिट थी डेज की उससे ज्यादा उन्हें लगाने में लगा, हाँ, ऑटोमेटिक होना पड़ेगा। यस, मतलब उन्होंने
सिचुएशनल में दो चीजों को मिक्स करके उन्होंने वो चीज समझाई, है ना। हम यहाँ पर लीडरशिप में अगर बात करें, सिचुएशनल लीडरशिप में जैसी जैसी परिस्थिति आपके सामने उजागर होगी, आप वैसे वैसे अपनी लीडरशिप स्टाइल्स को अपनाएंगे, ठीक है। कैसे? इस तरीके की लीडरशिप में जो लीडर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीले, जो नई नई चीजें आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसको इजीली अडेप्ट कर लेना, अपना लेना, है ना। ये इस तरीके के लीडर्स होते हैं। ये रिजिड नहीं होते। रिजिड मतलब कठोर नहीं होते कि इनको यही लीडरशिप फॉलो करनी है, कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिचुएशन ये अराइज हो गई है, जैसे उन्होंने बोला अभी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर ने टाइम ज्यादा लगा दिया, तो पहले हम डेमोक्रेटिक लेजिस्फेयर फॉलो कर रहे थे उसमें कि उसको छूट दे रखी थी, पर जब वो टाइम ज्यादा लगा रहा है काम करने में तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, मुझे उसको रोज की दिहाड़ी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है ना। तो इससे क्या होगा, तब मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसके ऊपर कौन सी लगा दूंगी, ऑटोक्रेटिक। बोलूंगी अरे काम कर, अभी आज के आज खत्म होना चाहिए वरना तेरे पैसे नहीं दूंगी मैं आने वाले टाइम में, ये बोल देंगे। तो ये क्या हुई, सिचुएशन जब अराइज हुई उसके हिसाब से हमने हमारी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करा, ठीक है। इसके वही कैरेक्टरिस्टिक्स अपन डायरेक्ट पढ़ लेते, ज्यादा इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे। ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इन लीडरशिप स्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं लचीलापन। हाँ जी, लोचशील, आप लिख लीजिए, मैंने लचीलापन बता दिया आपको, ठीक है। अब एक और ये चीज होती है कि असेसमेंट ऑफ टीम मेंबर्स नीड्स एंड कैपेबिलिटीज, ये इसका एक लीडर का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ, वो बोल रहा है कि कोई जो लीडर, जो टीम मेंबर्स है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी कितनी क्षमता है, उसके हिसाब से हमें उनको सुपरवाइज करना जरूरी होता है, उनको देखना जरूरी होता है। आवश्यकताएं, असेसमेंट ऑफ टीम मेंबर्स नीड्स एंड कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, क्षमताएं। हमें आकलन करना जरूरी है कि हमारे टीम के सदस्यों की क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं। ये इस तरीके के लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए अगर वो ये वाली स्टाइल फॉलो कर रहा है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एज रिक्वायर्ड, वही बात है मैंने जो अभी सर ने बोली और जो मैंने बोली कि जैसी जैसी सिचुएशन आएगी वैसे वैसे हमें लीडरशिप को अपनाना पड़ेगा, अलग अलग स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एज रिक्वायर्ड, जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। जैसी जैसी टीम मेंबर्स की ज़रूरतें आएंगी वैसे वैसे हमें हमारे बिहेवियर में भी चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी हम टीम मेंबर्स को भी बोलते हैं कि आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर मैं एडजस्ट कर रही हूँ तो आपको भी करना चाहिए, तभी जाके काम होगा। उनके बीच में एक परस्पर भावनाएं डेवलप होंगी, उजागर होंगी, ठीक है। फिर उनको कोचिंग देना, सपोर्ट देना और उनको अथॉरिटीज जो रहती है वो डेलीगेट करना, मतलब एक के बाद एक दूसरों में बांट देना, ये सब होना भी इस पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल में जरूरी है। अदरवाइज वो क्या कहला जाएगा, ऑटोक्रेटिक। सिंपल सी बात है, जरा सा कुछ चेंज हुआ तो दूसरी लीडरशिप स्टाइल आ जाएगी। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि सबके बीच में जो हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है वो याद रखना जरूरी है और नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इंसानों के पास, सबके पास दो आंख, एक नाक, एक मुंह है, सबके पास है, लेकिन बनावट अलग है, नाम अलग है। तो वही स्टाइल में भी यही चीज है कि लीड करना जरूरी है, सबको लीड कर रहे हैं लेकिन तरीके अलग है, ठीक है, नाम अलग है, तो वो याद रखना जरूरी है। फाइन। इसके बाद जो बाकी की लीडरशिप स्टाइल से 2 लीडरशिप स्टाइल है वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ओके।